Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English Book 4. Take out your book, open unit number 3, chapter number 2, Layer. Layer बेसिकली पोइम है जिसको हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था रीडिंग के साथ. अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. पेज नंबर 35 पे एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सवालात के जवाब देने हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड लेयर? लेयर का क्या मतलब है? Look it up in the dictionary. So layer means free time, यानी कि फारिग वक्त. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन? यानी कि जो फ्रेजेस दी गई हैं इनका क्या मतलब है. जैसे हमारे पास फर्स्ट फ्रेज है फुल ऑफ केयर. फुल ऑफ केयर से मतलब है फुल ऑफ वरीज, यानी कि मुश्किलात से परेशानियों से भरी हुई जिंदगी. नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार, यानी कि स्ट्रीम जो है वो फुल ऑफ स्टार, इनके स्टारों से भरी हुई है. सो इट्स मीन स्ट्रीम शाइनिंग इन द सन, यानी कि जो स्ट्रीम है यानी कि जो नदी है वो चमकती है धूप जब उसको लगती है. ब्रॉड डे लाइट. ब्रॉड डे लाइट का मतलब है द लाइट, ब्राइट लाइट ऑफ द सन. यानी कि सूरज की तेज रोशनी जो हम दिन के वक्त देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं. विच स्टैंजा डू यू थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट? यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टैंजा उसमें से कौन सा है? सो in my point of view the most important stanza is first stanza because यहाँ पे हमारे पास इस फर्स्ट stanza के अंदर उसकी मेन थीम जो है वो बता दी गई है. इट इंट्रोड्यूसेस अस द मेन थीम ऑफ द पोइम, यानी कि मेन थीम जो है पोइम की वही सारी इस पहले stanza के अंदर ही बता दी गई है. जहाँ वो कह रहा है व्हाट इज़ हिज लाइफ इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंडर्ड केयर, यानी कि हमारी पूरी ज़िंदगी है वो फिक्रों से भरी हुई है और हमें खड़े होकर देखने की के लिए कोई वक्त ही नहीं मिलता. नेक्स्ट हमारे पास विच स्टैंजा डू यू लाइक द बेस्ट? वाई? आई लाइक द फर्स्ट स्टैंजा बेस्ट बिकॉज इट टेल्स द मेन थीम ऑफ द पोइम. इन द फिफ्थ स्टैंजा ब्यूटी इज मेंशन्ड विद द कैपिटल बी. ब्यूटी इज ट्रीटेड लाइक अ पर्सन. व्हाट डज ब्यूटी डू लाइक अ पर्सन? यहाँ पे फिफ्थ स्टैंजा के अंदर जो ब्यूटी है उसका बी जो है वो कैपिटल बी, यानी कि बी से उस कैपिटल बी के साथ उसको लिखा गया है. सो यहाँ ब्यूटी को जो उसने ट्रीट किया है एक पर्सन की तरह, यानी इंसान की तरह. What does beauty do like a person? और जो ब्यूटी है वो एक इंसान की तरह क्या करती है? So here in the fifth stanza, beauty's glance, यानी कि जो खूबसूरती की नज़र है, and watch her feet how they can dance. It's mean यहाँ पे वो उसके डांस, यानी कि ब्यूटी जो है dances and smiles like a person, यानी कि जो ब्यूटी है वो मुस्कुरा रही है और डांस कर रही है एक इंसान की तरह. So यहाँ पे ब्यूटी dances and smile like a person. It mean यहाँ पे एक पोइम की जो टर्म है पर्सोनिफिकेशन वो यूज़ हुई है. यहाँ पे उसको बता रहा है कि उसने ब्यूटी को पर्सोनिफाई करते हुए मतलब उसको एक इंसानी जिस्म की तरह बयान करते हुए उसने कहा है कि ब्यूटी जो है वो डांस कर रही है और वो मुस्कुरा रही है. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन आंसर. सबसे पहले ये जो है लाइन्स हैं वो पोइम में से ली गई हैं और उसके मुताबिक हम लोगों ने इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है. नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आइज बिकेन, यानी कि हमारे उसके यानी कि वो कह रहा है कि उसके मुंह पर जो खुशी है वो उसकी आंखों से शुरू हो रही है. सो हु और व्हाट इज़ हर इन दिस लाइन्स, यानी कि हर यहाँ पे कौन है? सो यहाँ पे हर जो है वो ब्यूटी के लिए यूज़ किया गया है बिकॉज ब्यूटी इज पर्सोनिफाइड हियर एंड ब्यूटी इज स्पोकन एज अ पर्सन, यानी कि ब्यूटी जो है वो खुद ही खूबसूरती की तरह वो यहाँ पे बात कर रही है, यानी कि एक पर्सन की तरह एक इंसान की तरह वो यहाँ पे बयान की गई है. वट शुड देयर बी टाइम फॉर, यानी कि यहाँ पे मतलब किस चीज़ के लिए जो है वो कह रहा है कि हमारे पास वक्त होना चाहिए. टू इन्जॉय लिटल प्लेयर्स ऑफ लाइफ, यानी कि छोटी छोटी खुशियाँ जो है ज़िंदगी की उसको इन्जॉय करने के लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए यहाँ पे. वट डज द वर्ड एनरिच मीन? एनरिच का मतलब है मच बेटर इन क्वालिटी, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वालिटी में जो बेहतर चीज़ होती है उसको एनरिच कहा गया है. नेक्स्ट हमारे पास वर्किंग विद वर्ड्स. इन द सिक्स्थ
वर्ड्स यू विल फाइंड द वर्ड एनरिच, यानी कि यहाँ जो हमने एनरिच का वर्ड यूज़ किया था, दिस वर्ड मीन्स मच, मेक रिचर और मेक बेटर इन क्वालिटी, यानी कि अमीर करना या किसी चीज़ की क्वालिटी में उसको बेहतर कर देना। द लेटर्स एन आर ज्वाइन टू द वर्ड रिच, यानी कि एन वर्ड जो है ई एन वो ज्वाइन किया गया है यहाँ पे रिच के साथ। इन दिस वर्ड एन एन इज़ अ प्रीफिक्स, यहाँ पे जो एन वर्ड है ई एन ये एक प्रीफिक्स के तौर पर बयान लिखा गया है। देयर आर मैनी प्रीफिक्सेस यूज्ड इन इंग्लिश, इनके बहुत से प्रीफिक्सेस होते हैं जो इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट एन है तो एन से एन रिच या एन एबल। सो यहाँ पे इस प्रीफिक्स का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है। जैसे हमारे पास है एन रिच और एन एबल, सो ये हमारे पास बनता है टू कॉज टू बी, यानी कि किसी चीज़ की वजह बनना। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इन, सो इन से आता है हमारे पास इनकरेक्ट, इनएबिलिटी, इनएक्यूरेट, मतलब यहाँ पे लैक ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ का पूरा ना होना। जैसे यहाँ पे उसने कह दिया इनकरेक्ट, यानी कि वो गलत है। इनएबिलिटी, उसके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, कोई खसूसियत नहीं है। इनएक्यूरेट, यानी कि वो सही नहीं है। सो लैक ऑफ समथिंग यहाँ। नेक्स्ट हमारे पास अन, सो अन से हमारे पास है अनलाइकली, अनसूटेबल और अनएबल। सो यहाँ पे हमारे पास इसका वर्ड बनता है, यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो कंप्लीट नहीं है, यानी कि कोई भी पॉजिटिव नहीं है। सो ये सारे हमारे पास नॉट हैं, मतलब अनलाइकली यानी कि वो लाइक भी नहीं है, अनसूटेबल भी नहीं, सूटेबल भी नहीं है और एबल भी नहीं है, यानी किसी चीज़ के काबिल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास डिससेटिस्फाइड और डिसअपेयर। डिससेटिस्फाइड यानी कि किसी चीज़ से सेटिस्फाइड ना होना, या डिसअपेयर उसका गायब हो जाना। सो इसको कहते हैं एब्सेंस ऑफ, यानी कि किसी चीज़ की कमी। सो यहाँ हमारे पास ये प्रीफिक्सेस जो थी इसके स्टैंड्स थी। अब नेक्स्ट हमारे पास कॉपी द प्रीफिक्सेस इन योर बुक एंड ऐड मोर टू ईच वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने इन्हीं प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए मज़ीद जो है वर्ड्स बना के उनको हमने अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास लुक एट दिस क्लूज, यू विल थिंक ऑफ द करेक्ट वर्ड इन द एंड राइट डाउन द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, दिस मेक द आंसर। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने इन यानी कि क्लूज को यूज़ करते हुए हम लोगों ने किसी चीज़ का नाम बताना है कि वो क्या चीज़ है, और फिर उन सारे वर्ड्स का फर्स्ट वर्ड जो है वो मिला के हम लोगों ने उसका आंसर फाइंड करना है। जैसे हमारे पास है वी फ्लाई इन इट, यानी किस चीज़ में उड़ते हैं, तो वो हमारे पास है एरोप्लेन। नेक्स्ट है हमारे पास इट कम्स आफ्टर डे, यानी कि दिन के बाद क्या आता है, सो वो आती है नाइट। मोस्ट ऑफ पीपल हैव 10 ऑफ दीज, यानी कि हमारे पास 10 क्या होती हैं, सो होती है हमारे पास टॉस, यानी कि उंगलियाँ। सो इन तीनों चीज़ों को यूज़ करते हुए, यानी कि इनके फर्स्ट वर्ड को यूज़ करते हुए हम लोगों ने एक आंसर बनाना है। सो वो फर्स्ट वर्ड क्या है, यहाँ पे है ए, यहाँ है एन और यहाँ है टी। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर बनेगा आंट। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास 4 टेंस, मतलब यहाँ पे 4 टेंस को हम कहते हैं 40 को। अ सिटीजन ऑफ इटली, इटली का जो शहर में जो लोग रहते हैं उनको क्या कहते हैं, इटालियन। द टाइटल ऑफ द पोइम यू हैव जस्ट रेड, यानी कि टाइटल क्या था हमारे पास, लेयर। नॉट अ फ्यू और लोड्स, इनके जो कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, सो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैनी। सब इनके फर्स्ट वर्ड लेके हम इसका आंसर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे है FILM, तो ये बनते हैं FILM, यानी कि फिल्म। इसी तरह हमारे पास सी एक्टिविटी जो है उसमें है एन एग्जामिनेशन, यानी कि एक एग्जामिनेशन में क्या होता है, तो यहाँ होता है हमारे पास टेस्ट। नॉट द लेफ्ट द ऑपोजिट, यानी कि दाएं लेफ्ट साइड पे नहीं और उसके ऑपोजिट साइड पे। सो लेफ्ट के ऑपोजिट साइड पे क्या होता है, राइट। लिक्विड फॉर राइटिंग, यानी कि लिखने के लिए जो हम लिक्विड यूज़ करते हैं उसका हम क्या कहते हैं, इंक।
लार्जर देन अ टाउन, टाउन से बड़ा क्या होता है? सिटी, और फिर सिटी से बड़ा कंट्री, तो यहाँ पे सिटी। मैरिड टू अ क्वीन, क्वीन से शादी कौन करता है? इट्स अ किंग। सब इसके भी फर्स्ट वर्ड दे के हम वर्ड जो है वो बनाते हैं TRICK, TRICK। सो ये बना हमारे पास वर्ड ट्रिक। सो ये हमारे पास ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो एक्टिविटी के कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो हमने इसमें से फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सब्जेक्ट कहते हैं जो काम कर रहा होता है, और ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम किया जा रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे है द गर्ल जो है वो काम कर रही है, सो इट्स मीन ये सब्जेक्ट है। रैन डाउन द रोड, यानी कि सड़क पे भाग रही है, तो द रोड जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि सब्जेक्ट हमेशा स्टार्ट में आता है और ऑब्जेक्ट हमेशा हमारे पास टेंस के लास्ट में आता है। सेम इसी तरह द बॉय द गर्ल, यानी कि ये हमारे पास हो गई सब्जेक्ट, द गर्ल एंड द बॉय, यानी कि यहाँ पे दोनों हमारे पास सब्जेक्ट हैं। और रैन डाउन द रोड, यानी कि रोड पे गए हैं, तो वो वहाँ पे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसका। सेम इसी तरह आपने ये तीन एक्टिविटीज़ भी कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस दिया गया है, उसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में उसको चेंज किया गया है। इन द सेंटेंस द बुक इज कॉल्ड अ डायरेक्ट सब्जेक्ट और टू यू इज अ कॉल्ड इनडायरेक्ट सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे इस बुक के अंदर जो मेन चीज़ की बात की जा रही है वो डायरेक्ट सब्जेक्ट है, और जिसको दी जा रही है वो उसमें इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। यानी कि आई गेव द बुक, यानी कि उसने मेन चीज़ उसको क्या दी? बुक, और किसी और का दी, यानी कि दूसरे बंदे को दी है, सो वहाँ पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया। इसी तरह हम यहाँ पे देखते हैं इस एक्टिविटी को, जिसमें हम लोगों ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम लोगों ने सर्कल करना है। शी ब्रॉट मी अ केक, यानी कि उसने किसको दिया था? मुझे, तो मुझे देना था, तो वो है डायरेक्ट सब्जेक्ट, मतलब यहाँ पे इसको हम मी जो है वो हमारे पास है इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट को हम लोगों ने सर्कल करना है। और क्या चीज़ दी थी उसने मुझे? आ केक, सो केक हमारे पास है डायरेक्ट सब्जेक्ट, तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे। सेम इसी तरह दे गेव सम फूड टू द ट्रैवलर, यानी कि सम फूड दी थी उसने, सो फूड जो है वो हमारे पास है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि खाना दिया उसने। किसको दिया है? टू द ट्रैवलर, यानी कि वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सो इसको हम सर्कल करेंगे। आई सैंग अ सॉन्ग टू हर, यानी कि सैंग अ सॉन्ग जो है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कि उसने गाना गाया है। टू हर, उसके लिए गाया है, तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द टीचर शोड द क्लास अ वीडियो, टीचर ने दिखाई क्लास को एक वीडियो, सो द क्लास को दिखाई थी, तो क्लास हमारे पास इनडायरेक्ट है। और क्या चीज़ दिखाई थी? वीडियो, तो वीडियो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेम इसी तरह इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, जिसमें है वी कैन राइट द सेंटेंस इन अनदर वे, इनके इस सेंटेंस को हम लोग यूज़ कर किसी और तरीके से बयान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है आई गेव यू द बुक, यानी कि मैंने तुम्हें एक किताब दी थी, सो यहाँ पे नोट दैट टू इज़ ओमिटेड, यानी कि जो वर्ड टू है वो इसमें से निकाल दिया गया है। सो इसको हमने अरेंज करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है, जैसे हम इसको लिख सकते हैं आई गेव द बुक टू यू, मतलब द बुक पहले आएगा और टू यू यानी कि टू उसको बाद में दी है, सो ये हमारे पास लास्ट में चला जाएगा। इसी तरह हम इस एक्टिविटी को चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे है हमारे पास आई गेव हिम द बुक, यानी कि यहाँ पे भी टू जो है वो ओमिटेड है, तो इसका जब हम अरेंज करेंगे तो आएगा आई गेव द बुक टू हिम, यानी कि मैंने जो किताब थी वो उसको दे दी। इसी तरह आई सेंड माई अंकल अ लेटर, यानी कि इसको भी हम लोग, इसमें भी टू ओमिटेड है, तो टू यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे, तो ये सेंटेंस बनेगा हमारे पास आई सेंड अ लेटर, यानी कि मैं एक लेटर भेजा है टू माई अंकल, अपने अंकल को। तो इसी तरह आपने बाकी एक्टिविटीज़ भी कंप्लीट करनी है। हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। Write down the day and the date here. Don't forget to subscribe our YouTube channel for more updates and videos. Stay tuned. Allah Hafiz.